ठंड में गरीब जेठानी के घर अमीर देवरानी लाई साल भर का राशन और पैसे। सिया ने नौकर को इशारा किया। सिया के इशारे पर वो नौकर उनकी गाड़ी की तरफ गया और उसमें से ढेर सारा राशन और पैसे लेकर आया। ये सब क्या है? भाभी, मुसीबत के वक्त परिवार ही परिवार के काम आता है। हम नहीं जानते कि आप हमारे साथ जाने को राजी होंगी या नहीं, इसलिए हम आपके लिए राशन और ये थोड़े पैसे लेकर आए हैं। हो सकता है इससे आपकी मदद हो जाए। राखी की बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो ऐसे रो क्यों रही थी? और जो औरतें उसके पास खड़ी थी वो कौन थी? और वो उसे भाभी क्यों बुला रही थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे वाह, अभी तक तो बस मेरी एक ही बहू थी, अब तीन तीन हो गई। संगीता बहू, अब तू आकर अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवा दे। शांति की बात सुनकर उसकी बड़ी बहू संगीता आगे आई और उसने अपनी दोनों देवरानियों का गृह प्रवेश करवा दिया। संगीता शांति के घर की बड़ी बहू थी, लेकिन अब उसके दोनों देवर की भी शादी हो गई थी, जिससे अब शांति के घर में राखी और सिया भी बहुएं बनकर आ गई थी। संगीता गृह प्रवेश करवाकर अपनी दोनों देवरानियों को उनके कमरे में ले गई और अगले दिन आज दोनों ही बहू की पहली रसोई थी। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है अपनी पहली रसोई में। सच में खाकर मजा ही आ गया। माँ जी, मैं भी तो खाना अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन आपने मेरी तो इस तरह से तारीफ नहीं की थी। अरे अरे बहू, मैं तेरी भी इसी तरह तारीफ करती हूँ। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे आज एक बहुत ही जरूरी काम है। शांति ने ऐसा बोलकर अपनी तीनों बहू का ध्यान कहीं और आकर्षित किया। संगीता अपनी दोनों ही देवरानियों से थोड़ा चिढ़ रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके अधिकार उसकी देवरानियों में भी बंट न जाएं। अरे नहीं, कहीं माँ जी मेरी देवरानियों के बीच में मेरे अधिकारों को बांटने के बारे में तो बात नहीं करने वाली हैं। अरे संगीता बहू, किस सोच में गुम है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। बहू, पहले मेरी सिर्फ एक बहू थी संगीता, लेकिन अब मेरी तीन तीन बहुएं हो गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के ही दिन मैं तुम तीनों के बीच में जिम्मेदारियों का बंटवारा करूँ। पहले संगीता के पास थी तिजोरी की चाबी और घर का पूरा कंट्रोल रहता था, लेकिन अब मैं तुम तीनों के बीच में जिम्मेदारियां बांटने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। शांति ने ऐसा बोलकर अपनी तीनों बहू के बीच में अपने घर की जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया। किसी बहू को तिजोरी की चाबी मिली तो किसी को घर की चाबी, लेकिन संगीता को यह सब पसंद नहीं आया और वो गुस्से में अपने पति से जाकर बोली, देखिए जी, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। माँ जी ने 2 दिन नहीं हुए नई बहुओं को आए हुए कि उनके बीच में मेरे हक का बंटवारा कर दिया। अब आप मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि आप अपना हिस्सा ले लें, जिससे कि जो हमारा है वो हमारे ही पास रहेगा और इन लोगों को जैसे रहना होगा ये रह लेंगे। अरे संगीता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? फिर माँ बाबा कहाँ जाएंगे अगर तुम अलग हो जाओगी तो? माँ बाबा रहेंगे अपनी दोनों नई बहुओं के साथ। और वैसे भी मैं अभी ही आपको समझा देती हूँ, अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो हो सकता है आगे आपको ही पछताना पड़े, क्योंकि आपके माँ बाप तो सिर्फ अपने छोटे बेटों के बारे में सोच रहे हैं, और ये मैंने पहले दिन से ही देख लिया था। संगीता ने ऐसे बोलकर अपने पति को अपनी बातों में ले लिया, जिससे कि जयेश ने भी अपने माँ बाप से बंटवारे की बात की और उसने अपनी संपत्ति को अलग कर लिया। जयेश सबसे बड़ा भाई था, इसीलिए बिजनेस में उसका हिस्सा ज्यादा था। बिजनेस में काम ज्यादा होने की वजह से जयेश को घर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला और दोनों छोटे भाइयों को उसने घर से अलग कर दिया। सास ससुर भी अपने छोटे बेटों के साथ ही थे। घर से निकलने के बाद अपनी संपत्ति का छोटा सा हिस्सा लिए दोनों भाई एक छोटे से किराए के घर में आ गए। हमारे बेटे ने तो हमें एक ही पल में पराया कर दिया। माँ, आपका सिर्फ एक बेटा नहीं है, हम दोनों भी आपके ही बेटे हैं, और हम वादा करते हैं कि हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भले ये घर छोटा है, लेकिन हम बहुत मेहनत करेंगे और अपना वही मुकाम हासिल करेंगे जहाँ पर हम थे। मुझे यकीन है मेरे बेटों पर। चलिए माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब सभी खाना खा लीजिए। सिया के बोलने पर सभी खाना खाने बैठ गए और सभी ने उस छोटे से किराए के घर में खाना खाया। बेटा, आज तो हमारी प्लेट में खाना है, लेकिन अब तो तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। मुझे डर है कि कहीं हमें भूखा ना सोना पड़े। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? भले ही आपके बेटों से उनका काम छिना है, लेकिन हुनर नहीं। हम दोनों भाई अपनी पूरी कोशिश करेंगे और किसी अच्छी सी कंपनी में काम करके हम अपने दिनों को वापस से बदलेंगे। भले ही परिवार से उसका सब कुछ छिन गया था, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी बाकी थी। वहीं दूसरी तरफ, अरे वाह, बहुत ही अच्छा हुआ जो वो लोग इस घर से चले गए। अब मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ। आज अपने घर में पार्टी रख लेती हूँ। वैसे भी जब माँ घर में होती थी तो मैं हमेशा सोचती ही रह जाती थी, लेकिन अब तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। संगीता ने ऐसे बोलकर ढेर सारा खाना ऑर्डर किया और साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने खूब मिलकर पार्टी की। 1 हफ्ते बाद, बहू कहाँ जा रही हो?
माँ जी, हम दोनों बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे। ठीक है बहू, लेकिन ज्यादा महंगी सब्जी मत लेकर आना। वैसे भी तुम्हारे पतियों का कोई काम नहीं है, तो हमें एक एक रुपया बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना है। हम जानते हैं माँ जी। ऐसे बोलकर राखी और सिया दोनों ही बाजार से सब्जी लेने आ गई। अभी वो दोनों सड़ी हुई सस्ती सी सब्जियां ही खरीद रही थी कि तभी उनकी टक्कर अपनी जेठानी संगीता से हुई। अरे जेठानी जी, आप यहाँ? अच्छा, तो तुम लोग भी यहाँ हो? वैसे क्या ले रही हो? अच्छा, तो तुम ये सस्ती सी सब्जियां ले रही हो। खैर, तुम इसी लायक हो। अच्छा किया जो मैंने बंटवारा कर दिया, नहीं तो मेरे पति के पैसों पर तुम लोग भी फलते फूलते। भाभी, आप ज्यादा बोल रही हैं। वो पैसे सिर्फ आपके पति के नहीं है, हमारे पति भी उसमें मेहनत करते हैं। वो बात अलग है कि उनकी उम्र में छोटे होने की वजह से आपके पति के हिस्से में ज्यादा काम था। अब तो तुम ऐसे बोलोगी ही। वैसे भी जितना तुम्हारे पतियों का हिस्से का था तुम्हें मिल गया। खरीदो अब ये सस्ती सी सब्जियां। मैं तो चली 5 स्टार मॉल से शॉपिंग करने। संगीता ऐसा बोलकर इतराती हुई मॉल की तरफ चली गई। उसकी दोनों देवरानियां उसे देखती रह गईं। संगीता के ठाट बाट बिल्कुल बदल गए थे। इन्हें शर्म नहीं आती है? एक तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से कितना बन बन कर हमें चिढ़ा रही थी। सिया और राखी को संगीता की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने उससे कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ संगीता एक बड़े मॉल में पहुंची जहां उसने भर भर के शॉपिंग की। अरे भैया, जरा महंगा सा दिखाइए। मुझे 24 कैरेट गोल्ड में नेकलेस चाहिए, ना कि ऐसे गरीबों जैसा। कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चला। संगीता इसी तरह से अपने पति के पैसों को उड़ाती थी। अरे संगीता, इतना ज्यादा खर्च मत किया करो। तुम तो जानती ही हो मेरा काम जरा ठीक से नहीं चल रहा है। वैसे भी पहले सुमित और मोहित हम तीनों भाई मिलकर काम संभालते थे और अब मैं अकेला हूँ। हमारे काम में लगातार घाटा आने पर है, तो तुम इतना ज्यादा पैसे मत उड़ाओ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं न जाने कितने पैसे उड़ा देती हूँ। जयेश काफी संगीता को समझाता था, क्योंकि अकेले उससे भी अपनी कंपनी को संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन संगीता के कुछ समझ में नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ राखी और सिया के पतियों को एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया था और वो लोग एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। देखते ही देखते समय बीत गया और वो दिन भी आ गया जब संगीता कंगाल हो गई और राखी और सिया के पतियों का अच्छा काम जम गया। अब संगीता एक एक पैसे से परेशान रहती थी और अपनी गलती पर पछतावा करती थी। सुनिए जी, आटा खत्म हो गया, आज क्या खाएंगे? तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि इतनी ज्यादा पैसे खर्च मत करो। देखो, आज तुमने पैसे बचाए होते तो वो हमारे इन मुसीबत के दिनों में काम आते, लेकिन अब रहो ऐसे ही। जयेश ऐसे बोलकर गुस्सा करता हुआ वहां से चला गया और आज के दिन संगीता को भूखा ही रहना पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन और सिलसिला चला। संगीता बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी। एक दिन वो बैठी हुई रो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राखी, सिया, तुम दोनों? हाँ भाभी, हम दोनों। कैसा लगा आपको हमें देखकर? तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे हालातों का मजाक उड़ाने? नहीं भाभी, हम उनमें से नहीं जो एक दूसरे का मजाक बनाए। हम तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए। हमने देखा है आपके हालातों को। सुमित और मोहित जी ने हमें बताया कि जयेश जी का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आपके घर में दाने दाने की किल्लत हो रही है, इसी वजह से हम आज आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं भाभी। उसे सब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। तुम दोनों मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। आखिर क्यों? इसीलिए भाभी, क्योंकि हम लोग परिवार हैं। सिया की बात सुनकर संगीता अपनी दोनों देवरानियों से लिपट गई। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने उनके साथ कितना गलत किया था। उसने उनसे अपनी सभी गलतियों की माफी मांगी और उसके बाद दोनों देवरानी अपनी जेठानी को अपने ही घर वापस ले गईं और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अरे अब और कितना मुंह मीठा कराओगी मालती जी? अब अपनी बेटी से भी मिलवा दो। हाँ हाँ, मिलवाती हूँ ना। अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। रुकिए, मैं बुला कर लेकर आती हूँ। हे भगवान, तू आज भी रसोई में बैठकर खाना ठूस रही है। नीचे तुझे लड़के वाले देखने आए हुए हैं। अब जल्दी से मुंह साफ कर और मेरे साथ चल। सब तेरा इंतजार कर रही हैं। अब अपनी माँ का गुस्सा करने पर कोमल फटाफट जैसे तैसे अपने मुंह को साफ करके लड़के वालों के पास आ जाती है। तभी सुमित्रा उसके मुंह पर लगे खाने को देखकर कहती है, अरे मालती जी, आपकी बेटी खाना खा रही थी क्या? क्योंकि इसके मुंह पर तो बहुत सारा खाना लगा हुआ है। नहीं नहीं सुमित्रा जी, खाना नहीं खा रही थी। मेरी बेटी खाने को टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी ने आप लोगों के लिए 50 तरह के पकवान बनाए हैं, तो वही टेस्ट कर रही थी कि उसमें नमक स्वाद अनुसार तो है ना। माँ देखिए, लड़की कितनी समझदार है, हम लोगों के बारे में कितना सोच रही है। तू चुप कर। मुझे तो लगता है ये पक्का रसोई में बैठकर खाना ही ठूस रही थी। जरा इसका शरीर तो देख, कितनी मोटी है। ये अगर मेरे घर की बहू बन गई तो मेरे घर का तो सारा राशन ही खा जाएगी। मैं तो पहले ही अपनी बड़ी बहू से बहुत परेशान हूँ। माँ, आप शरीर देखकर क्यों अंदाजा लगा रही हो कि ये बहुत सारा ही खाना खाती होगी?
अब वैसे भी बड़ी भाभी बहुत पतली हैं, लेकिन वो फिर भी इतना सारा खाना खाती हैं। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि अगर ये मोटी है तो ये ज्यादा ही खाना खाती होगी। क्या पता ये कम खाना खाती हो और बस शरीर का वजन ही ज्यादा हो। अरे बस तू चुप भी करा, अभी शादी भी नहीं हुई कि अपनी बीवी के बोल बोलने लगा। अब सभी लोग 50 तरह के बनाए गए पकवान को खाते हैं और तभी सुमित्रा तारीफ करते हुए कहती है, आपकी बेटी कोमल ने तो ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है और मुझे आपकी बेटी भी बहुत पसंद है। अब दोनों परिवार की रजामंदी होने के बाद एक अच्छा मुहूर्त निकाल के राघव और कोमल के पूरी विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। कोमल शादी करके अपने ससुराल आती है। अगले दिन सुबह, चलो कोमल बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में 50 तरह के पकवान बना ले, क्योंकि आज आस पड़ोस के लोग आएंगे, वो भी तो तुझे देखने आ रहे हैं ना। क्या माँ जी, 50 तरह के पकवान, वो भी मैं बनाऊं? माँ जी आप किस वहम में हो? मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता है, मुझे तो बस खाना खाना आता है। मैं तो 50 तरह के पकवान को खा सकती हूँ लेकिन बना नहीं सकती। क्या तुझे पकवान बनाना नहीं आता? तो उस दिन जो 50 तरह के पकवान बनाकर खिलाए थे वो तूने नहीं बनाए थे? तेरी माँ यूं ही डींगे हाँक रही थी क्या? झूठ बोल रही थी क्या हमसे? अरे तो क्या हो गया माँ जी, शादी में तो वैसे भी आटे में नमक जितना झूठ सभी बोलते हैं। मेरी माँ ने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हे भगवान, इसका मतलब इस घर में देवरानी और जेठानी दोनों ही भुक्कड़ आ गई हैं। अब सुमित्रा अपनी बेटी दीपा के साथ आकर रसोई में 50 तरह के पकवान बनाने लगती है और कुछ ही देर में 50 तरह के पकवान बनाकर अपनी नई बहू कोमल के पास आती है। लीजिए भाभी जी, माँ ने 50 तरह के पकवान रसोई में बना दिए। अब जब आपको देखने वाले आएंगे तो उनके सामने खाने को सर्व कर देना, बस इतना तो हो ही जाएगा ना आपसे। हाँ हाँ हो जाएगा ननद जी, डोंट वरी। अब कुछ देर बाद सुमित्रा के घर में सरला, विमला, कमला उसकी बहू कोमल को देखने आती हैं और सभी लोग कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं कि तभी दूसरी तरफ कोमल अपने कमरे में। अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, जाती हूँ रसोई में देख कर आती हूँ कि माँ जी ने 50 तरीके के पकवान में क्या क्या बनाया है। अरे ये क्या कर रही हो जेठानी जी, अकेले ही एक दिन में ये 50 तरह के पकवान खा लोगी क्या? 50 क्या, मैं तो एक दिन में 100 तरीके के पकवान को भी खा सकती हूँ। अगर तुम्हें खाना है तो तुम भी खा लो। अरे हाँ हाँ, मुझे भी खाना है, मुझे तो खाना खाने का बहुत शौक है। अब देखते ही देखते देवरानी और जेठानी एक दिन में 50 तरह के पकवान को चट कर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में आए हुए मेहमान, अरे सुमित्रा, कहाँ है तेरी नई बहू कोमल? कब से इंतजार कर रहे हैं हम। बहू के साथ साथ सुमित्रा कुछ खाने को भी ले आ, अब इतनी देर से बैठे बैठे हमें भूख भी लग गई है। हाँ हाँ रुको, मैं अभी अपनी बहू को बोलती हूँ कि खाना लेकर ही आए अब, और तुम लोग खाना भी खा लेना और मेरी बहू को भी देख लेना। कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू, जरा नीचे आओ तो, देख तुझसे मिलने कुछ लोग आए हैं। सुमित्रा, लगता है तेरी बहू कान की थोड़ी धीमी है, इसीलिए तेरी इतनी आवाज देने के बाद भी वो अभी तक आई नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रुको मैं बुला कर लेकर आती हूँ। अब सुमित्रा कोमल को उनके कमरे में देखती है, जहां कोमल अपने कमरे में नहीं होती। हर जगह देखने के बाद सुमित्रा रसोई में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि देवरानी और जेठानी रसोई में बैठकर उसके बनाए हुए 50 तरह के पकवान को खा रही हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी ने ये 50 तरह के पकवान को चट कर लिया। अब मैं नीचे बैठे मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? हे भगवान, मैं यही सोच रही थी कि ये कोमल बस नाम की है। मुझे तो इसका शरीर देखकर ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये कितना खा सकती है। माँ जी, हमने खाना ही तो खाया है, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खाना खाने का शौकीन तो हर कोई होता है, और मैं तो बचपन से ही फूडी हूँ। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अब नीचे चलो और रिश्तेदारों को अपनी शक्ल दिखा दो। और सुनो, ये अलमारी के ऊपर मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं, अपने हाथ में ले लो और जब मैं सबके सामने नीचे तुमसे मांगूंगी तो मेरे हाथ में दे देना। सुमित्रा आगे आगे चल रही होती है और पीछे पीछे उसकी दोनों बहुएं चल रही होती हैं और कोमल रिश्तेदारों के सामने आते आते ही सारी मिठाइयां रास्ते में ही चट कर जाती है। अरे बाप रे, इतना मोटा शरीर लगता है। सुमित्रा, तेरी बहू खाते पीते परिवार से है। अब सभी लोग कोमल के मोटापे को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। तभी सुमित्रा अपनी बहू कोमल से कहती है, कोमल बहू, जो मिठाई का डिब्बा तेरे हाथ में दिया था, ला जरा इधर तो दे। अरे बहू, इसमें से मिठाई कहाँ गई? माँ जी, वो सब तो मैंने खा लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैं सारी मिठाई चट कर गई। बड़ा अच्छा मजाक है सुमित्रा,
मिठाई का डिब्बा तो ऐसे खोल रही थी जैसे पता नहीं कितनी तरह के मिठाई इस डिब्बे में हो। वैसे अब जब खाते पीते परिवार की बहू लेकर आएगी तो ये सब तो तुझे देखना ही पड़ेगा। अब कुछ देर बाद सरला, विमला, कमला वहां से चली जाती हैं। अब ऐसे ही समय गुजरता है और अब दोनों ही देवरानी जेठानी आए दिन घर में बने तरह तरह के पकवान को चट कर जाती हैं। तभी एक दिन सुमित्रा अपनी दोनों बहू को लेकर एक शादी पार्टी में पहुंचती है, जहां ढेर सारा पकवान देखकर दोनों देवरानी जेठानी खाने पर टूट पड़ती हैं। अब कभी वो दोनों चाउमीन खाती तो कभी टिक्की, कभी आइसक्रीम, तो कभी शाही पनीर, नान, पुलाव, रायता, तो कभी गुलाब जामुन। और सुमित्रा क्या हाल है? और ये बता तूने शादी में शगुन कितना दिया है? 2100 शगुन दिया है मैंने तो। क्यों, क्या हुआ? 2100? अरे जिस तरह से तेरी दोनों बहुएं शादी के पकवानों पर टूट पड़ी है उस हिसाब से तो तुझे पूरे 5000 का शगुन देना चाहिए था। विमला की बात सुनकर सुमित्रा फौरन अपनी दोनों बहू के पास जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी आराम से शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, नान, पूड़ियां, रायता, हलवा, रसगुल्ले खा रही होती हैं। तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गई? और क्या तुम देवरानी जेठानी इस पार्टी में भी सारे पकवान को चट करके ही मानोगी? तुम दोनों की वजह से हर जगह मेरी बेइज्जती होती है। चलो यहाँ से, अब 1 सेकंड भी तुम इस पार्टी में नहीं रुकोगी। अरे 2 मिनट रुकिए माँ जी, ये नान और शाही पनीर तो खत्म करने दीजिए। सुमित्रा अब दोनों बहू की एक भी नहीं सुनती और उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आती है। अब पार्टी से आने के बाद और पार्टी में ढेर सारा पकवान खाने के बाद सारी रात कोमल और हिमानी को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। तभी देर रात सुमित्रा और राघव मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल, बीपी और ज्यादा खाना खाने की वजह से इनके पेट में एसिडिटी हो गई है, जिनकी वजह से इन दोनों को बार बार उल्टियां आ रही है। देखिए, मैंने कुछ दवाइयां दी है और आप कोशिश करिएगा कि कुछ दिन ये लोग उबला हुआ खाना ही खाएं। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहू को लेकर घर आ जाती है और अगले दिन सुबह उन दोनों के लिए उबला हुआ खाना बनाती है, जैसे दलिया और कम मसाले वाली सब्जी। छी, कितना गंदा खाना है ये। उबला वाला खाना तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर रहा है। सही कह रही हो हिमानी, कितना घटिया स्वाद है इसका, ना नमक है ना मिर्ची। क्या हुआ बहू, गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या ये फीका खाना? इसलिए समझाती थी कि लिमिट में खाओ, ज्यादा मत खाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो माननी ही नहीं थी। अब खाओ ये उबला खाना। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, हमसे ही गलती हो गई जो हम इतना सारा खाना ठूस ठूस कर खाते थे। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम लिमिट में ही खाना खाया करेंगे और अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर को भी मेंटेन करके रखेंगे। अब सुमित्रा और डॉक्टर की कही हर बात हिमानी और कोमल को अच्छे से समझ में आ जाती है और अब वो दोनों लिमिट में खाना खाते हैं और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं।